एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 में। आज यहाँ पर आपका IBPS SO का पहला क्लास होने वाला है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं IBPS SO HR स्टील अथॉरिटी के लिए, ये क्लास है उनके लिए। और यहाँ पर फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर भी, तो यूट्यूब पे भी जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी हाई एंड हेलो। IBPS SO का तैयारी बहुत अच्छा चल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है आपका प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। बट उसके पहले यहाँ पर मैं आपको एक बार स्टडी प्लान दिखाती हूँ कि स्टडी प्लान में हम लोग क्या टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं IBPS SO HR की प्रिपरेशन के लिए, राइट। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर देखिए IBPS SO में आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट स्टडी प्लान देखने को मिल रहा होगा। कंप्लीट स्टडी प्लान मीन्स यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट से। ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होगा। टाइमिंग आपकी जो डेली रहेगी वो होगी 4 से 5 बजे तक की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहला चैप्टर है यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इज इट विजिबल प्रॉपरली? दिख रहा है ये अभी आपको प्रॉपर? ठीक है। तो देखिए IBPS SO HR का जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है उसको यहाँ पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये आपकी क्लासेस सभी बच्चों के लिए यूजफुल है जो कि PSUs में HR की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। MT HR के लिए या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी HR के लिए, राइट, या ऑफिसर HR के लिए। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं HR में वो एक बार मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। आपका जो पहला टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए किसी भी IBPS SO HR में या किसी भी PSU HR में कभी भी टॉपिक जो होते हैं, सिलेबस होता है, वो नहीं दिया होता, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने बेस लिया है टॉपिक का वो लिया है आपका UGC नेट का, ठीक है। यहाँ पर जो बेस लिया है दैट इज द UGC नेट, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिलेबस आता है आपका IBPS SO HR में एंड जितने भी PSU के एग्जाम है पूरा UGC नेट का एज इट इज सिलेबस आता है, राइट। और इनफैक्ट आप अगर क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे तो आप UGC नेट के जो पेपर्स है प्रीवियस पेपर उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो HR के लिए, क्योंकि एज इट इज वही क्वेश्चन आपके PSUs में आते हैं और कई बार IBPS SO में भी एज इट इज वही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है ये आपका मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को एकदम? एम आई विजिबल एंड ऑडिबल क्लियरली? राइट, एम आई ऑडिबल टू विजिबल क्लियरली? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो थ्योरीज है मैनेजमेंट वगैरह की, वो पूरा चैप्टर है ये। उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन स्ट्रेटेजिक HR, फाउंडेशन ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, then compensation management, HR audit and accounting, then HRIS, human resource information system and international HRM, then fundamental of HRD यहाँ पे complete होगा आपका, performance appraisal, training and development, career planning and management, OD and managing change, fundamental of OB and leadership theory, personality theory, communication, motivational theory, labor welfare, foundation of IR, conflict management, grievance, discipline and settlement dispute, then labor market and labor laws। लेबर लॉज में मैं आपको हो सकता है 3 या 4 क्लासेस लूँ, यहाँ पर अभी 2 लिखी है, बट आपके लेबर लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो मेरी ये कोशिश है कि आपके जो 17 लेबर लॉज है, ठीक है, लेबर लॉज अभी मैं आपको बताऊंगी कौन से कवर करने वाली हूँ। तो जितने भी लेबर लॉज है 70 लेबर लॉज वो यहाँ पर मैं आपकी क्लास में कवर करने वाली हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल सिलेबस है जो आपका HR के लिए कवर हो जाएगा। एंड बिलीव मी ये सिलेबस आपका जब आप और बाकी के PSU के एग्जाम भी दोगे, चाहे वो स्टील अथॉरिटी हो, चाहे वो और भी कोई एग्जाम हो, जैसे कि अभी काफ़ी वैकेंसीज और आने वाली हैं बाकी PSU में, उसके लिए भी ये बैच आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। और इनफैक्ट UGC नेट HR के लिए भी, राइट।
तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। देखिए डेट आपको यहाँ पे मैं एक बार बताती हूँ, 26 जनवरी। बट मेरी कोशिश है कि ये सिलेबस में आपका 22 या 23 तारीख तक फिनिश कर दूं, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए आपको एटलीस्ट 1 या 1.5 वीक का टाइम मिल सके फॉर रिवीजन। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाय 22 जनवरी। बट अभी फिलहाल के लिए अभी आपका 26 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक है, और ये आपका पूरा सिलेबस है HR का, राइट। तो चलिए पहला क्लास यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। और जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर मुझे अभी YouTube पर देख रहे हैं, दे कैन परचेज दिस बैच बाय यूजिंग कोड Y540। आप Y540 ये कोड लगा सकते हैं फॉर 78% डिस्काउंट के लिए। तो Y540 ये कोड है। एंड इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी है, जो कि आपकी IBPS SOHR के लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। सो यू कैन यूज द कोड Y540 एस फॉर द टेस्ट सीरीज एंड बुक्स, राइट। तो चलिए यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है आपकी प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की, राइट। देखिए मैनेजमेंट, सबसे पहले यहाँ पर मैं HR के पहले भी आपको, क्योंकि HR में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैनेजमेंट से भी आते हैं, जो आप लोगों ने कूंट्ज की बुक से कवर किया होगा आपके MBA में, वहां से क्वेश्चन कई ज्यादा आते हैं। तो HR में हम लोग आगे बढ़ने के पहले यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। कोई डाउट यहां तक अभी, राइट। देखिए मैनेजमेंट क्या है आपका, मैनेजमेंट होता है प्लान्स द एक्टिविटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, राइट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट प्लान्स द एक्टिविटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्टिमाइज द अवेलेबल रिसोर्स एट मिनिमम कॉस्ट, राइट। देखिए मैनेजमेंट का काम ही ये है कि आपके पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमाइज किया, उनको यूज किया जा सके, राइट। जितना ज्यादा हो सके उनको यूज किया जा सके, यही मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है आपके पास उनका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज द मैनेजमेंट इज, राइट। अब मैनेजमेंट आपका ये क्वेश्चन कई बार आता है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट है, ठीक है। इज इट साइंस और आर्ट, व्हाट इज द मैनेजमेंट, क्या साइंस है या फिर आर्ट है या फिर दोनों है। यस एकदम रीना आपने बिल्कुल ठीक बताया, दोनों होते हैं, ठीक है। जो मैनेजमेंट है दैट इज साइंस एंड आर्ट बोथ, राइट। साइंस भी है और आर्ट भी है, राइट। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या करता है पहले वो देखते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, सिंस मैनेजमेंट डील विद द पीपल that is human and their unpredictable behavior, it cannot be the exact science, right। मैनेजमेंट आपका साइंस है बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। क्यों, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट में क्या होता है, लोगों के साथ डील करना पड़ता है, ह्यूमंस के साथ में, राइट। अब ह्यूमंस का बिहेवियर कभी भी चेंज होता रहता है, राइट। डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है, डिफरेंट बिहेवियर होते हैं और हर एक ह्यूमन का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। तो एम्प्लॉइज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट, दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट आपका साइंस है, क्योंकि आपको मैनेजमेंट में क्या करना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट में एम्प्लॉय के साथ में डील करना पड़ता है, राइट। और उनके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के साथ, क्योंकि हर किसी का बिहेवियर अलग होता है और हर किसी की पर्सनैलिटी भी अलग होती है, राइट। तो बेसिक फीचर जो होते हैं साइंस के, वही फीचर आपके मैनेजमेंट के भी है। पहला है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, देन यूनिवर्सल वैलिडिटी। पहली चीज मैनेजमेंट में क्या खासियत है, मैनेजमेंट आपका सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब साइंस होने की उसमें ये तीनों खूबी है, तभी मैनेजमेंट साइंस भी है। और आर्ट होने की क्या क्या उसमें क्वालिटीज है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। मैनेजमेंट साइंस क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, राइट। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। एक्सपेरिमेंटेशन है मैनेजमेंट के अंदर। एक्सपेरिमेंटेशन कैसे है,
You have to deal with the humans, you have to deal with the different mindset. यूनिवर्सल वैलिडिटी है मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट आपका साइंस भी है और मैनेजमेंट आपका आर्ट भी है। अब देखिए आर्ट कैसे है मैनेजमेंट, इट हैज द एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब उन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, जो भी मैनेजमेंट थ्योरी है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। जितनी भी मैनेजमेंट थ्योरीज होती हैं, राइट, उनका आपका प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो अप्लाइड होती है, राइट। इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ डेफिनेटली आई विल शेयर सो दैट आप रिवीजन भी कर पाए। आप लोगों का पेपर 29 जनवरी को है, सेल का भी और आईबीपीएस एसओ का भी, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि अभी आपके पास हार्डली केवल 1 महीने का टाइम है कंप्लीट करने के लिए सिलेबस में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊंगी उसका मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी और उस पीडीएफ को आपको उसी टाइम पे रिवाइज कर लेना है, ठीक है, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट डे पे आके मुझसे पूछ भी पाओ, राइट। तो मैनेजमेंट आपका फाइनली क्या है, दैट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है या फिर दोनों है। मैनेजमेंट आपका आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि मैनेजमेंट में आर्ट की भी क्वालिटीज हैं और साइंस की भी क्वालिटीज है, राइट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजरियल रोल। ये किसने दिया था, ये दिया है हेनरी मिल्सबर्ग ने, ठीक है। बहुत फेमस है ये टॉपिक, यहाँ से जरूर आपका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, राइट। यस दैट ओके। अभी मैं आप लोगों के क्वेरीज का आंसर लास्ट में करूंगी 5 मिनट में, ठीक है। अभी पहले संजना आई विल आंसर योर क्वेश्चन, पहले अभी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हेनरी मिल्सबर्ग ने आपके 10 मैनेजरियल रोल दिए, ठीक है, 10 मैनेजरियल रोल। और यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसा आता है, मैं यहाँ पे आपको एक एक रोल अभी एक्सप्लेन करूंगी, बट क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है कि नेगोशिएटर जो रोल है इट कम्स इन विच कैटेगरी, इंटरपर्सनल रोल है, इंफॉर्मेशनल रोल है या फिर डिसीजनल रोल है, राइट। नेगोशिएटर आपका डिसीजनल रोल है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, देखो FLL, राइट, और ये आपका MDS, क्योंकि अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद नहीं रखोगे ना आप भूल जाओगे, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगी अभी कि फिगर हेड क्या होता है, लीडर क्या होता है, लाइजन क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, डिसेमिनेटर क्या होता है, स्पोक पर्सन क्या होता है, देन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या होता है, रिसोर्स एलोकेटर क्या है और नेगोशिएटर क्या है। बट स्टिल आप लोग एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म में यहाँ जरूर याद रखना EDRN, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, FLL क्या है, इंटरपर्सनल रोल है, इंफॉर्मेशनल रोल क्या है, MDS है, डिसीजनल रोल है आपका EDRN। तो हेनरी मिल्सबर्ग ने ये 10 तरीके के मैनेजरियल रोल बताए हैं, मतलब जो मैनेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें ये 10 टाइप की रोल प्ले करने होते हैं, राइट। कई बार एक से ज्यादा और कई बार एक रोल भी, राइट। तो यहाँ पे पहला आपका कैटेगरी है इंटरपर्सनल रोल, देन इंफॉर्मेशनल रोल, देन डिसीजनल रोल, राइट। अब इंटरपर्सनल रोल है आपका, वो क्या है, दैट इज सिंगल वन, राइट, कि जो मैनेजर है वो फिगर हेड हो सकता है, जो मैनेजर है वो आपका लीडर हो सकता है, जो मैनेजर है वो आपका लाइजन हो सकता है, दैट इज इंडिविजुअल रोल। इंफॉर्मेशनल में क्या है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इंफॉर्मेशन में वो मॉनिटर भी हो सकता है, डिसेमिनेटर भी और स्पोक्स पर्सन भी, मतलब वो क्या इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचा रहा है, राइट, पब्लिक को पहुंचा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा रहा है। डिसीजन रोल मतलब ही इज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर, एज अ रिसोर्स एलोकेटर एंड एज अ नेगोशिएटर एज वेल, ठीक है। तो पहला यहाँ पे टाइप देखते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल रोल, फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन, ठीक है। देखिए इंटरपर्सनल रोल में आपके ये तीन है, दैट इज फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन। पीपीटी आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है,
पीपीटी प्रॉपर दिख रही है आप लोगों को ना? देखिए पहला रोल बताती हूं मैं यहाँ पे। ये तीन जो कैटेगरी है, फिगरहेड, लीडर एंड लाइजन, ये कैटेगरी है आपकी इंटरपर्सनल रोल के लिए। ठीक है, ये वो पार्ट है जो मैनेजर की जो रिलेशन होती है दूसरों के साथ में, वो क्या क्या है? फिगरहेड है, लीडर है एंड लाइजन है। दैट मीन्स इट कवर द रिलेशनशिप विथ मैनेजर हैव टू हैव विद द अदर पर्सन, दैट मैनेजर टू हैव विद द अदर्स, राइट? ये तीन कैटेगरी आपकी वो कैटेगरी है जिसमें ये कहा गया है कि ये तीनों रिलेशन मैनेजर को ही हैज टू हैव विद द अदर पर्सन। इंटरपर्सनल मतलब एक पर्सन के साथ में दूसरे पर्सन का क्या रिलेशन है। इंटरपर्सन मतलब यहाँ पे कई बार मैनेजर फिगरहेड होता है, लीडर होता है, लाइजन होता है। अब देखिए फिगरहेड क्या होता है? फिगरहेड मतलब ही इज जस्ट अ सिंबॉलिक ड्यूटी। सपोज ही इज प्लेइंग जस्ट दी सिंबॉलिक ड्यूटी, केवल नाम के लिए है, ठीक है, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है। नाम के लिए कैसे? इन दी लीगल और सोशल इन दी नेचर, राइट? पेपर पे है, केवल नाम के लिए। फिगरहेड मतलब केवल नाम के लिए है, राइट? एक्चुअल में उसका काम कुछ है ही नहीं, केवल नाम का मैनेजर मान लो आप, ठीक है? तो दैट इज अ फिगरहेड, राइट? सिंबॉलिक ड्यूटी, केवल सिंबॉलिक ड्यूटी, केवल दिखाने के लिए, राइट? ऐसा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, कोई एक पर्सन होता है कि जिसका काम होता है कि केवल एज अ सिंबॉलिक ड्यूटी, मतलब नाम के लिए, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो लीडर में क्या होता है? लीडर इट्स इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग गुड लीडर। दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग अ टीम, कोचिंग दी मेंबर, मोटिवेटिंग देम एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एज अ लीडर उसको क्या करना पड़ता है? उसके अंडर में, मैनेजर के अंडर में जो होती है टीम होती है, 5 लोगों की, 10 लोगों की, he has to be a good leader as well। मैनेजर को हमेशा एक गुड लीडर होना चाहिए, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लीडर एंड मैनेजर। मैनेजर केवल मैनेज करता है, जबकि लीडर कोच करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है। तो जो मैनेजर है उसको कई बार लीडर भी बनना पड़ता है। कैसे? दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ टीम, कोचिंग द मेंबर, मोटिवेटिंग देम एंड डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। उसे अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ता है, कोच करना पड़ता है एंड टीम को बिल्ड करना पड़ता है, राइट? सो दीज आर दी लीडरशिप। देन लाइजन, अब एज अ मैनेजर इंक्लूड डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ नेटवर्क आउटसाइड द ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंट। आप लोगों को पता ही है जो भी मैनेजर होता है कहीं ना कहीं ही हैज टू लाइजन विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टैच्यूटरी बॉडीज। जैसे आप लोग देखते हो कि जो एचआर मैनेजर्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ में लाइजन करना पड़ता है, राइट? स्टैच्यूटरी बॉडीज के साथ में लाइजन करना पड़ता है। तो फिगरहेड, लीडर एंड लाइजन, ये 3 रोल है इंटरपर्सनल रोल, ठीक है? तो इंटरपर्सनल रोल आपके क्या होते हैं? दैट मैनेजर हैज टू हैव विद द अदर पर्सन, ठीक है? सो दैट इज अ इंटरपर्सनल रोल, ठीक है? फर्स्ट वाला है आपका फिगरहेड, दैट इज जस्ट नाम के लिए, सिंबॉलिक ड्यूटीज। सेकंड है लीडर, मैनेजर को लीडर भी बनना पड़ता है, अपनी टीम को गाइड करना पड़ता है, कोच करना पड़ता है, राइट? लाइजन मतलब मैनेजर को रिलेशंस को एक नेटवर्क को बिल्डअप करना पड़ता है। किसके साथ में? गवर्नमेंट के साथ में, यूनियन के साथ में, राइट? स्टैच्यूटरी बॉडीज के साथ में। तो ये 3 रोल FLL, ये है आपके इंटरपर्सनल रोल, दैट इज FLL। अब आते हैं इसमें इंफॉर्मेशनल रोल, राइट? इंफॉर्मेशनल रोल वो होते हैं जिसमें कि मैनेजर इंफॉर्मेशन को इधर उधर करता है, राइट? कैसे करता है देखिए, यहां तो कोई डाउट आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशनल रोल में क्या होता है? मैनेजर को इंफॉर्मेशन गैदर भी करनी है, इधर उधर भी पहुंचानी है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी पहुंचानी है, राइट? तो पहला है यहाँ पे आपका MDS में, आप याद रखना इसको, इंफॉर्मेशनल को MDS,
राइट, दैट इज मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। अब मॉनिटर क्या है यहाँ पे, दैट इंक्लूड सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इश्यूज दैट आर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो दिस इंक्लूड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको निकालने की कोशिश करता है। दैट इज द वर्क ऑफ द मॉनिटर, इंक्लूड सीकिंग इंफॉर्मेशन regarding the issue that are affecting the organization, also this include internal as well as external information। जो भी inside information है और जो भी outside information है मैनेजर को पता होनी चाहिए, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए प्रोडक्टिविटी पे, काम पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में बाहर क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली इट कैन इम्पैक्ट योर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, राइट। तो मॉनिटर मतलब क्या है यहाँ पे, मैनेजर हैज टू गैदर द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, राइट। सेकंड है यहाँ पे डिसेमिनेटर, एमडीएस, डिसेमिनेटर, ऑन रिसीविंग एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज द सेम नीड टू बी डिसेमिनेटेड और ट्रांसमिटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कम्युनिकेशन। सपोज एज ए एचआर मैनेजर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, मे बी एक्सटर्नल और मे बी इंटरनल, कि राइट, जैसे सपोज कोरोना आने वाला था, है ना, तो एज ए एचआर मैनेजर मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को वर्क फ्रॉम होम करने वाली है इंस्टीड ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब मेरा क्या काम है एज अ डिसेमिनेटर, ठीक है, यहाँ पर मैनेजर डिसेमिनेटर है। अब वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेगा, किसके साथ में, एम्प्लॉइज के साथ में, दैट मीन्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंफॉर्मेशन को उसको सारे एम्प्लॉइज तक पहुंचाना है, ट्रांसमिट करना है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट रोल इज डिसेमिनेटर। अब आता है आपका स्पोक्स पर्सन। स्पोक पर्सन क्या है, इंक्लूड रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर। हिंदी में जिसको प्रवक्ता बोलते हैं ना, आपको पता है प्रवक्ता नॉर्मली पार्टीज वगैरह में होते हैं, बीजेपी में, कांग्रेस में, जो कि प्रवक्ता मतलब पब्लिक के साथ सामने आके जो फ्रंट में आके जो बातें बोलते हैं, ठीक, स्पोक्स पर्सन। तो यहाँ पे मैनेजर को जो इन्फॉर्मेशन मिली है अगर उसे आउटसाइडर को बतानी है तो वो कौन बताएगा, स्पोक्स पर्सन बताएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैनेजर को इंफॉर्मेशनल रोल में मॉनिटर मतलब इंफॉर्मेशन गैदर भी करना है, डिसेमिनेटर मतलब इंफॉर्मेशन को इधर उधर भी करना है, स्पोक पर्सन मतलब इंफॉर्मेशन को बाहरी दुनिया को बताना भी है, राइट। तो यहाँ पे आपका FLL देन MDS। अब हम देखेंगे डिसीजन रोल, ठीक है। डिसीजन रोल क्या है यहाँ पे, EDRN, इसको आप याद रखना, EDRN, ठीक है, EDRN दैट इज। तो E का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, देन रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। अब देखिए एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जब मैनेजर एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या करेगा इस केस में, ही इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद एक्टिंग एज एन इनिशिएटर, डिजाइनर एंड ऑल्सो एन इंकरेजर ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। यहाँ पे क्या करेगा मैनेजर, इन्वॉल्व all aspect associated with acting as an initiator, also an encourager of innovation and change। मतलब वो एज अ एंटरप्रेन्योर काम करेगा, एज अ एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेगा, जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसी का ही है, राइट। सो ही इज अ काइंड ऑफ बिजनेस पार्टनर, यू कैन से एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो ओनर होता है ना, तो यहाँ पे एक तरीके से मैनेजर को ओनरशिप लेनी पड़ती है हर चीज की, राइट। डिस्टर्बेंस हैंडलर क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज विच आर इम्पोर्टेंट इन नेचर। यहाँ पर मैनेजर को डिस्टर्बेंस हैंडलर भी बनना पड़ता है। कैसे, सपोज ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी गलत हो रहा है, राइट, तो वहां पर उसका काम होना चाहिए मैनेजर का कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, राइट, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का, कि कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। तो ये काम होता है मैनेजर का। कुछ भी लड़ाई झगड़ा टीम में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट,
So basically he has to take the corrective action when the organization faces unexpected difficulties which are important in nature. फोर्थ है आपका यहाँ पे रिसोर्स एलोकेटर, ठीक है। अब देखिए एज अ रिसोर्स एलोकेटर वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंड है, ठीक है, फंड मतलब मैन मशीन मटेरियल, उनको कहाँ पर लगाना है, उनका कैसे एलोकेट करना है उनको, ठीक है, वो भी वही डिसाइड करता है। अब आप ये देखो इन चारों रोल में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग आ रही है, राइट। एज अ एंटरप्रेन्योर भी उनको डिसीजन लेना है मैनेजर को, एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर भी लेना है, एज अ रिसोर्स एलोकेटर भी लेना है और एज अ नेगोशिएटर भी लेना है। रिसोर्स एलोकेटर में क्या है, मैनेजर डिसाइड करेगा कि कहाँ पर कौन सा फंड यूज करना है, कहाँ पर मैन यूज करना है, कहाँ मशीन यूज करना है, कहाँ पे मटेरियल यूज करना है। नाउ द फोर्थ वन इज दैट इज नेगोशिएटर। नेगोशिएटर में क्या है, इट इंक्लूड रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन नेगोशिएशन विच अफेक्ट द मैनेजर्स स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे नेगोशिएटर क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में नेगोशिएट करने का काम करता है, राइट। जो भी उसको प्रॉब्लम दिख रही होती है या किसी भी तरीके का नेगोशिएशन, सो ही हैज टू डू द नेगोशिएशन एज वेल। तो ये आपकी ड्यूटीज है, मैनेजर की ड्यूटीज है डिसीजन में, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर, EDRN। अंडरस्टूड, क्लियर है यहां तक आप लोगों को, राइट, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? जल्दी से मुझे हाँ या ना में बताइए। हेनरी मिल्सबर्ग ने ये 10 रोल बताए हैं, FLL, EDRN एंड MDS, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो मैनेजर रोल है 10 रोल बताए हैं हेनरी मिल्सबर्ग ने, दैट इज। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, मैं एक बार टेस्ट ले रही हूँ आप लोगों का, जो इंफॉर्मेशनल रोल है वो कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड पीछे नहीं लेके जाऊंगी, आप लोग मुझे बताइएगा व्हाट इज द इंफॉर्मेशनल रोल। यस दैट इज MDS, ठीक है ना। अगर आप शॉर्ट में याद रखोगे ना तो आप अच्छे से, यस, मॉनिटर, स्पोक्स पर्सन एंड डिसेमिनेटर। EDRN क्या है, दैट इज एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर, राइट। अच्छा इंटरपर्सनल मुझे बताओ आप लोग कौन से रोल है शॉर्ट फॉर्म में या फिर पूरा आप, यस दैट इज FLL, ठीक है, एकदम ठीक, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं तुरंत। अब यहाँ पर आएगा आपका मैनेजमेंट स्किल्स, राइट। देखो मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, टोटल 4 मैनेजमेंट स्किल होती हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग, राइट। चारों मैं आपको बताऊंगी अभी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग। इनको शॉर्ट फॉर्म में कोई ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग। ठीक है, 4 management skills or function which are essential for the success of any manager regardless of the size and nature of the organization. A manager require all these 4 managerial skills to achieve the organizational goal. ठीक है, ये काम होता है किसका, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग, ठीक है। एक एक देखते हैं, पहला प्लानिंग है, ठीक है। देखिए प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आपको कोई टास्क दिया जाता है, राइट, कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप सबसे पहले क्या करते हो बताओ। कोई भी आपके पास एक प्रोजेक्ट आया या फिर कोई भी टास्क आपको दिया या गोल, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जैसे आपका गोल है यहाँ पे IBPS SO का एग्जाम क्लियर करना, तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो क्या आएगी बताइए, प्लानिंग, राइट। सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको उस गोल को अचीव कैसे करना है, फॉर अचीविंग दैट गोल। सो प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। इट ऑल अबाउट डिफाइनिंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द मैनेजर शुड हैव अ विजन एंड प्लान फॉर फ्यूचर। इट कंसिस्ट 2 कंपोनेंट। पहला क्या है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव टू रिस्पेक्ट टू द गोल, फाइनलाइजिंग प्लान, स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन फॉर अचीविंग द गोल। सपोज यहाँ पे मेरा गोल है IBPS SO HR का एग्जाम क्लियर करना, ठीक है ना।
सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। अब प्लान में भी मुझे ये पता होना चाहिए कि what strategy I have to use, what action I have to take। स्ट्रेटेजी मतलब कि आपको यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा कि मेरे पास अभी 30 दिन का टाइम है, ठीक है, डेली बेसिस पे मुझे इतनी इतनी चीजें पढ़नी है और कितना कितना सिलेबस मुझे कवर करना है। These strategies you have to make, then according to these strategies action you have to take। ये सारा आपका प्लानिंग में आता है, क्योंकि अभी आपको गोल पता है बट ये नहीं पता कि उस गोल को अचीव कैसे करना है। सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि आपको उस गोल को कैसे अचीव करना है, राइट। सेकंड आता है, अब आपने पूरा प्लानिंग कर लिया कि हाँ मुझे इतने इतने घंटे डेली पढ़ाई करनी है, 8-8 घंटे 7-7 घंटे मुझे डेली पढ़ना है, सुबह मुझे ये पढ़ना है, दिन में मुझे क्वांट पढ़ना है, शाम को HR पढ़ना है, रात में रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। आपने पूरा सब अपनी स्ट्रेटेजीज एक्शन वगैरह यहाँ पे बना लिए। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, वंस द प्लानिंग इज डन, मतलब प्लानिंग वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, द मैनेजर नीड टू एलोकेट एंड अरेंज रिसोर्सेज फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। देखिए कोई भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बिना अधूरी है, राइट। केवल मन में प्लानिंग करने से तो नहीं होगा ना, आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। अब आपके पास रिसोर्सेज है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका आपको कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, प्लानिंग आपने बना ली कि भाई ऐसे ऐसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब यहाँ पर आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, ठीक है, कि इस पर्सन से मुझे ये काम कराना है, इससे ये कराना है, इससे ये कराना है। यू हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज एंड अरेंज रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, राइट। जैसे सपोज ऑर्गेनाइजिंग में आपने पहले प्लानिंग में आपको पता है कि आपको IBPS SO का एग्जाम क्लियर करना है, आपने एक्शन वगैरह स्ट्रेटजी सब कुछ कर लिया। अब आपके पास रिसोर्सेज है, राइट। सपोज एक रूम है पढ़ने के लिए, तो आपने ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑर्गेनाइजिंग में, जो रिसोर्सेज हैं उनको आपने एलोकेट किया कि आपको क्या क्या एलोकेट कहाँ करना है। लीडिंग मतलब है आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली। वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि ये सारी मैं आपको मैनेजर के टर्म्स में बता रही हूँ, जब एज अ मैनेजर आपको क्या करना पड़ता है। मैनेजर में आपके पास 10 लोगों की टीम है, ठीक है, आपको CEO ने एक प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट आपको 6 महीने में कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने प्लानिंग किया, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, उसके बाद अब ऑर्गेनाइज करने के बाद थर्ड चीज जो आती है वो आती है, वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजर is to ensure the completion of all tasks on time and strict adherence to the policies। मतलब लीडिंग में आप क्या करते हो, लीडिंग में आप जितने भी टास्क हैं ये देखते हो। देखो एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास जिसको 6 महीने में कंप्लीट करना है, ठीक है, सपोज जुलाई में कंप्लीट करना है, राइट। मैं ये देखूंगी कि जनवरी में वो प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ। मेरा टारगेट था कम से कम 20% कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे लीडिंग में मैं क्या देखूंगी कि क्या वो प्रोजेक्ट 20% कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। देन फेब में अगला 20% कंप्लीट होना था, तभी तो वो टाइमली 6 महीने में कंप्लीट हो पाएगा ना। तो लीडिंग में क्या होता है, लीडिंग में आप चेक करते हो कि क्या जो आपने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, राइट। यू हैव टू, यहाँ पर यू हैव टू बेसिकली यू हैव टू स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू दी पॉलिसीज। जो आपने सोचा था वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा, और अगर नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, कहाँ पे डिविएशन आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, राइट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, तो लीडरशिप में देखो क्या होता है, लीडिंग में क्या होता है, यू हैव टू क्रिएट एंड शेयरिंग विजन ऑफ पॉसिबल अचीवमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव टू कम्युनिकेट विद एम्प्लॉय एंड क्रिएटिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, मोटिवेट एंड इंस्पायर टीम मेंबर टू परफॉर्म बेटर। लीडिंग में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। पहला क्या करना पड़ता है लीडिंग में, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस महीने में कितना कितना गोल अचीव करना है, राइट। फिर आप अपना जो गोल है वो आप एम्प्लॉयज को बताते हो। अब देखो मैंने तो सोच लिया कि जैन में 20% कंप्लीट होना चाहिए, फेब में 20 होना चाहिए, बट अगर मैंने ये चीज टीम मेंबर को बताई ही नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा, राइट। यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर टीम मेंबर,
जो भी आपने गोल बनाए हैं ना, यू हैव टू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ मैनेजर यू हैव टू कम्युनिकेट ऑल दीज गोल्स ऑब्जेक्टिव विद योर टीम मेंबर। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे? केवल आपने अपने मन में स्ट्रेटेजी बना ली कि 6 महीने में ये टास्क कंप्लीट करना है, 1 महीने में इतना कंप्लीट करना है, दूसरे महीने में इतना करना है, तीसरे महीने में इतना करना है, बट अगर आपने ये बात अपने टीम मेंबर को बताई नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा, राइट? यू हैव टू कम्युनिकेट ऑल्सो। देन मोटिवेट एंड इंस्पायरिंग टीम मेंबर टू परफॉर्म बेटर। आपको बारी बारी से, ठीक है ना, बार बार अपने टीम मेंबर को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, राइट? देखिए कई बार होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं एम्प्लॉय काम करते करते, तो यहाँ पे क्या होता है, एज अ लीडर आपको उनको मोटिवेट करना होता है, इंस्पायर करना होता है कि यस यू कैन अचीव वट एवर यू आर थिंकिंग, जो आपने सोचा है आप अचीव कर लोगे, ठीक है? तो ये आपको बताना पड़ता है एज अ लीडर, एज अ लीडरशिप, ठीक है? अब देखो लास्ट स्टेप है आपकी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, अनदर इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्किल इज इंश्योरिंग दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन conforms to the expected goal and standard. They do this by regulating the activities in the organization. Also, in order to regulate a manager role involved. कंट्रोल में क्या है, आपको ये देखना है कि जो भी आपने टास्क एलोकेट किया था और जो भी आपके टीम मेंबर का परफॉर्मेंस है, क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। एक्सपेक्टेड गोल, सपोज मैंने सोचा है 100% टारगेट अचीव, किसी एम्प्लॉय ने 80% ही अचीव किया है, राइट? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या एक्सपेक्टेड गोल और स्टैंडर्ड अचीव हो भी पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, राइट? यू हैव टू कंट्रोल दी थिंग्स। दे डू दिस बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू मॉनिटर द ऑनगोइंग एक्टिविटी, स्टेबलाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस या फिर आउटपुट, कंपेयरिंग रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड। मतलब मैंने सोचा था ये एम्प्लॉय 100% टारगेट अचीव करेगा, इसने कितने किए 80%, मतलब 20% का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्यों नहीं अचीव कर पा रहा, राइट? दैट रीजन यू हैव टू फाइंड आउट, कंपेयरिंग द रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड। दैट आइडेंटिफाई दैट नीड इम्प्रूवमेंट। आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरियाज कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है? कोई प्रोसेस में गड़बड़ है, कोई पॉलिसी में गड़बड़ है, कुछ प्रैक्टिस में गड़बड़ है, एंड यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शन। मैंने यहाँ देखा, मैंने 100% टारगेट दिया था, बट इस एम्प्लॉय ने कितना अचीव किया, मेरे टीम मेंबर ने 80% अचीव किया है। सो व्हाट वाज द रीजन? हो सकता है कि शायद उसका ही वाज डीमोटिवेटेड, या फिर हो सकता है कि उसको रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है ट्रेनिंग की कोई कमी है। सो दैट रीजन आई हैव टू फाइंड आउट। कंट्रोलिंग में आपकी एज अ मैनेजर आपको ये चारों काम करने पड़ते हैं। तो देख लो मैनेजर के काफी सारे काम होते हैं, इजंट इट? मतलब उसको प्लान भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है, लीडिंग भी करना है और कंट्रोल भी करना है। तो इतना आसान नहीं है मैनेजर बनना। ही हैज टू डील विथ ऑल दीज थिंग्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट? मतलब बारी बारी से टीम मेंबर को ऑर्गेनाइज भी करना है, चीजों को प्लान भी करना है, लीड भी करना है टीम को, कंट्रोल भी करना है टीम को, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपके मैनेजमेंट स्किल्स थी, ठीक है ना? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग, देन लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ऐसे जाएगा ये, ठीक है? प्लानिंग देखो क्या होता है, दैट इज सिलेक्टिंग गोल एंड वेज टू अचीव देम। प्लानिंग स्टेज पे आप गोल्स को सिलेक्ट करते हो कि आपको कौन से गोल को अचीव करना है, ठीक है? राइट? ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हो, आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो, यू असाइनिंग दी रिसोर्सेज। लीडिंग में आप क्या करते हो, लीडिंग में यू मोटिवेट योर स्टाफ, और यहाँ पर आप उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोलिंग में चेक करते हो कि क्या उन्होंने परफॉर्मेंस जो दिया था, टारगेट दिया था, क्या वो अचीव किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं करा, एंड यू मेक दी करेक्शन हियर, ठीक है? इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दी पीडीएफ, ठीक है? कल मैं दे पाऊंगी इसका पीडीएफ आपको, सो दैट आप रिवाइज भी कर पाओ टाइम टू टाइम, राइट? समझ में आया यहाँ तक?
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैनेजरल स्किल्स के बारे में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। मैनेजरल स्किल्स में क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अलग होती है, टेक्निकल अलग होती है, ह्यूमन अलग होती है और कॉन्सेप्चुअल अलग होती है। पहली स्किल आपकी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होती है? दैट इज नोन एज अ मैनेजरल स्किल्स ऑल्सो। दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर। हर इफेक्टिव मैनेजर में ये स्किल होना जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। दीज स्किल विल हेल्प द मैनेजर एडुकेटली एंड एक्सपर्टली अलॉट रिसोर्सेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ऑर्गेनाइजन वाली चीज है ये, ठीक है ना। मतलब मैनेजर को चीजों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, राइट, कि कहाँ पर क्या ऑर्गेनाइज करना है। सेकंड है यहाँ पर आपका टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स क्या है? अ मैनेजर मस्ट हिमसेल्फ हैव द टेक्निकल स्किल्स द जॉब रिक्वायर। टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व द नॉलेज अबाउट प्रोसेस, इक्विपमेंट, टेक्निक एटसेट्रा एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू कैरी देम आउट, राइट। तो यहाँ पर एज अ टेक्निकल स्किल्स मैनेजर को पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है काम को कंप्लीट करने के लिए। अब देखो मैंने आपको काम तो बता दिया एज अ टीम मेंबर, राइट, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन सी टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। प्रोसेस नहीं पता, इक्विपमेंट नहीं पता, टेक्निक नहीं पता, तो क्या मैं आपसे काम करवा सकती हूँ? नहीं करवा सकती, राइट। मुझे ये पता होना चाहिए कि इस काम को करने के लिए कौन सी टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन स्किल्स। अब ह्यूमन स्किल्स में देखिए क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर इज ह्यूमन स्किल्स। इसमें क्या है? दिस विल इंक्लूड हिज एबिलिटी टू वर्क, मोटिवेट, कम्युनिकेट, डायरेक्ट एंड अंडरस्टैंड पीपल, ठीक है। ह्यूमन स्किल्स में आप क्या करते हो? ह्यूमन स्किल्स में आप अपने टीम मेंबर को मोटिवेट करते हो, राइट, कम्युनिकेट करते हो और उन्हें समझने की कोशिश करते हो। सो दैट इज अ ह्यूमन स्किल्स। मैनेजर के पास कॉन्सेप्चुअल स्किल होना भी जरूरी है। क्या होता है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स? दैट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड visualizing the manager as a company as a whole. This means the manager is able to see and understand all the working part of an organization and understand how these pieces fall together. मतलब मैनेजर को यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का एक एक फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन का एक एक फंक्शन उसे पता होना चाहिए। दिस मीन्स द मैनेजर इज एबल टू सी एंड अंडरस्टैंडिंग all the working part of an organization and understand how these pieces fall together. मतलब मैनेजर को यहाँ पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग पार्ट हैं वो क्या क्या हैं और कैसे काम कर रहे हैं, राइट। तो देखिए मैनेजर को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। उसके अलावा ये कुछ स्किल्स हैं जो एक मैनेजर में होनी चाहिए, जैसे डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिहेवियरल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स। ऑल दीज स्किल्स मैनेजर शुड हैव, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेना आना चाहिए मैनेजर को। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अपने टीम को ऑर्गेनाइज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव करना। बिहेवियरल स्किल्स होना चाहिए मतलब कॉम स्किल्स होना चाहिए। लीडरशिप होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए। तो देखिए मैनेजर बनना बहुत आसान बात नहीं है, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज एक मैनेजर में होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक। अब देखिए यहां से हम लोग पढ़ेंगे कल मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, राइट। यहाँ से कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में। पहला मैं आपको कराऊंगी एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी, देन उसके बाद हम लोग करेंगे मैक्स वेबर की थ्योरी, हेनरी फेयल, स्केलर चेन, सिस्टम अप्रोच। ये पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं कल आपको। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट होके मैं सेकंड वाला चैप्टर आपका स्टार्ट कर दूंगी एंड टुमारो आई विल शेयर दी पीडीएफ विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। कल मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, राइट। तो यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है। एंड कल यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने के बाद अगला चैप्टर देन वी विल स्टार्ट। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलिए इस क्लास को मैं अभी यहाँ पर एंड अप कर रही हूँ। कल मिलते हैं सेम टाइम 4 to 5। ओके, चलिए बाय बाय। ठीक है, तो यहाँ पे एक बारी बैच और देख लेते हैं कि आपका ये बैच कहाँ पर अवेलेबल है। देखिए IBPS SOHR का जो बैच है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कैटेगरी में जाना है यहाँ पे बैंकिंग। देन यहाँ पर आप कहाँ जाएंगे, बैंकिंग वाली कैटेगरी में यू हैव टू गो विद दी IBPS SO। ये कैटेगरी है IBPS SO की, और यहाँ पर आप बैच देख सकते हो, HR का भी है, सेपरेट HR बैच इज देयर। राइट, एंड यू कैन गो फॉर दी बाय नाउ। फिर यहाँ पर आपको कोड लगाना है Y540, एंटर कर देना है। राइट, एंड द प्राइस इज 1609। ये आपका सेपरेट बैच है जो कि स्टील अथॉरिटी के लिए भी और IBPS SO के लिए भी है। यहाँ पर मैं एक बार आपको स्टील अथॉरिटी का बैच भी बताती हूँ। देखिए सेल पर आपको जाना है, दैट इज स्टील अथॉरिटी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन ये क्लासेस भी आपकी आज ही स्टार्ट हुई है। बाय नाउ पर आपको जाना है एंड यू हैव टू यूज द कोड दैट इज Y540 हियर, एंटर कर देना है। राइट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस इज 2299 फॉर दी सेल MTHR। इसके लिए प्राइस कितनी है यहाँ पे, दैट इज 2299। और ये बैच आपका 26 से शुरू होके और 26 जनवरी को खत्म हो जाएगा, मतलब 1 मंथ में। राइट, और ये देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट बैच है, सो दैट यहाँ पर आपको जो प्रिपरेशन कराई जा रही है, राइट, वो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK सब कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज करंट अफेयर, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड HR, सारा कुछ इंक्लूडेड है। और आज से ये बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। राइट, तो चलिए मिलते हैं पेड क्लास में। एंड YT पर आपकी डेली मेन चैनल पे 2 बजे मैं आपकी क्लास लेती हूँ, तो जुड़ना मत भूलिएगा मेन IBPS SO की HR की प्रिपरेशन के लिए, और या फिर आप अगर स्टील अथॉरिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं MTHR के लिए। बाय बाय एंड सी यू।